हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। वेल, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स टॉपिक को। इससे पहले मैंने एरर्स के ऊपर एक और वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने जिसमें मैंने एरर्स के बारे में डिस्कशन करा है, सोर्सेज ऑफ एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में डिस्कशन करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट आप पहले उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे आपको आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स टॉपिक से, जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। मूव करते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एरर्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जहां पर हमने एरर्स के बारे में जाना था कि एरर्स क्या होती है। आई होप आप सभी वो वीडियो देख चुके होंगे, देन इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि एरर्स क्या होती हैं। एरर्स मतलब गड़बड़। हमारा कोई भी मशीन या कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे वो ग्लास वेयर्स रहें या और भी कुछ हमारे जो है मेथड्स रहें, अगर वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है तो हमारा रिजल्ट जो है वो सही नहीं आता है। हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी अल्टर होती है, उसका प्रिसीजन अल्टर होता है। अब एरर्स जो हैं अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। कई बार ह्यूमन एरर, हम कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम सही से प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर मिक्सिंग जो करनी चाहिए सही तरीके से उसको मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, या सॉल्यूशन को ट्रांसफर करने से सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, या कई बार इंस्ट्रूमेंट खराब होने की वजह से, अनकैलिब्रेटेड होने की वजह से जो है हमारी एरर आती है। अब एरर तो आ रही है, अब इस एरर को कम कैसे करा जा सकता है या इस एरर को कैसे हटाया जा सकता है, तो उसके लिए कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम कुछ मेथड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर कई सारे मेथड्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है हमारा कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस एंड एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन। वेल, कैलिब्रेशन वर्ड जो है हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें भी आपको पता रहेगा कि कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन मतलब कि हमारे पास जो भी ग्लासवेयर है, जो भी इंस्ट्रूमेंट या मशीन है, वो सही तरीके से काम कर रही है, उनको कैलिब्रेटेड कहा जाता है। एंड उनको चेक करना कि वो सही रीडिंग दे रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कैलिब्रेशन। जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट या मशीन यूज कर रहे हैं या ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारा वेइंग वाले रहें, चाहे वो फ्लास्क रहे, ब्यूरेट, पिपेट या अलग अलग तरीके की मशीन्स रह गई, वो सभी कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं होंगी तो सही रीडिंग नहीं आएगी। हमें सबसे पहले तो चेक करना है कि वो कैलिब्रेटेड है या नहीं। कैलिब्रेशन के अलग अलग मेथड होते हैं, डिपेंड करता है मशीन टू मशीन, ग्लासवेयर टू ग्लासवेयर। एंड एप्रोप्रिएट करेक्शन अप्लाई टू द ओरिजिनल मेजरमेंट। अगर वो मशीन जो है कैलिब्रेटेड नहीं है तो क्या क्या उसके अंदर करेक्शन हम कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट करेक्शन जो है हमें करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मशीन, हमें यहाँ पे सपोज मान के चलिए एक वेइंग मशीन है, वजन करने वाली मशीन है, और उस मशीन के अंदर जब भी हम कुछ वजन करते हैं, मैंने उसके ऊपर कुछ सामान रखा, कुछ वजन कर रहे हैं, तो वो मशीन हो सकता है कि एरर की वजह से 10 ग्राम फालतू शो करे। अगर मैं 100 ग्राम वजन रखता हूँ तो वहां पर 110 ग्राम शो हो। तो ऐसी मशीन के लिए अगर मुझे 100 ग्राम मेजर करना है तो मैं 110 जो है उसमें जो है मशीन के अंदर रीडिंग चेक करूंगा। अगर मुझे 70 ग्राम वेट करना है तो मैं मशीन के अंदर क्या चेक करूंगा कि वो 80 रीडिंग देना चाहिए। तो कुछ करेक्शन लगा सकते हैं अगर जहां पर भी नेसेसरी है या जहां पर भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम या तो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट को, कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर्स को यूज करें, जहां पर पॉसिबल नहीं है वहां पर हम करेक्शन देख सकते हैं। एंड इसको अप्लाई करके जो है हम जो है रिजल्ट उसको एक्यूरेट ऑब्जर्व या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक तो ये मेथड हो गया कैलिब्रेशन। नेक्स्ट मेथड जो है रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन। ब्लैंक डिटर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट या वाटर से टेस्ट करेंगे। पर्टिकुलरली कई सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे इस ब्लैंक डिटर्मिनेशन में नहीं आएंगे। ये मेनली जो है हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो होते हैं। अब ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो है स्पेक्ट्रल एनालिसिस में हम यूज करते हैं। स्पेक्ट्रल एनालिसिस जैसे कि हमारा आईआर हो गया, यूवी हो गया, एनएमआर हो गया, इस तरीके से हमारे कई सारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, वहां पर इस ब्लैंक डिटर्मिनेशन का काफी ज्यादा यूज होता है। Running a blank determination is common practice in analytical chemistry, especially when using spectrophotometer or other analytical instrument. ये blank determination जो है हमारा काफी कॉमन प्रैक्टिस होती है
एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली ये ज़्यादातर हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के अंदर ज़्यादा यूज़ करती हैं। अब इसमें करते क्या हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इन दिस वी टेक वाटर और सॉल्वेंट एंड देन अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन बाय अप्लाइंग द सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एज वी अप्लाई ऑन द सैंपल। अब देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ही हम एग्जांपल लेते हुए बात करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या रहता है, हमारे पास एक मशीन रहती है। अगर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे आईआर हमारे पास मशीन रहेगी, यूवी कर रहे हैं तो यूवी की मशीन रहेगी, एनएमआर करेंगे तो एनएमआर की मशीन रहेगी। तो हम फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी स्पेक्ट्रल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक मशीन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सैंपल को टेस्ट करते हैं। अब सैंपल जो है हमारा सॉल्वेंट के साथ में प्रेजेंट हो सकता है या फिर हमारा वाटर के साथ में प्रेजेंट हो सकता है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें सैंपल को हटाकर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट या वाटर को टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन है बड़ी सी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें क्या करेंगे हम, एक सैंपल को रखने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है, बीकर रहता है। अभी के लिए इतना समझिए, एक बीकर रहता है, इस बीकर को मशीन के अंदर रखते हैं और हम बटन दबाते हैं और कुछ हमारे पास वहां पर रीडिंग आती है जिसके बेसिस पे पता लगता है कि इस सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है। अब ये बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, सैंपल रखने की जगह पे सिंपल हम सॉल्वेंट यूज करेंगे या वाटर का यूज करेंगे। अब इसको रखेंगे और उसके बाद में सेम एक्सपेरिमेंटल, जैसा हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं सैंपल को लेकर, सेम सारी वही सेटिंग्स हम अप्लाई करेंगे, वही कंडीशंस अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमें क्या क्या रीडिंग्स आती हैं। अब यहाँ पर हमारे इस बीकर के अंदर सैंपल नहीं है, टेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, सिंपल यहाँ पर क्या है, पानी है या सॉल्वेंट है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारी जो मशीन है वो किस तरीके की रीडिंग देती है। इससे क्या पता लगेगा हमें कि हमारी मशीन जो है वो कहाँ कहाँ पर हमें मिस रीडिंग दे रही है। इससे हम एरर का डिटेक्शन कर सकते हैं कि या तो हमारे सॉल्वेंट में प्रॉब्लम आएगी या फिर हमारी मशीन जो है वो कहाँ कहाँ पर गड़बड़ कर सकती है, उसके बारे में पता लगेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं या सॉल्वेंट लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हम सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को अप्लाई करते हैं जैसे कि हम सैंपल पे अप्लाई करने वाले थे। इसको हम वाटर को या सॉल्वेंट्स को इसके अंदर रखते हैं मशीन के अंदर, सारे टेस्ट वैसे ही परफॉर्म करते हैं। अब ब्लैंक डिटर्मिनेशन हेल्प अकाउंट फॉर एनी इंप्योरिटीज और बैकग्राउंड सिग्नल्स इन द रीजेंट सॉल्वेंट और इंस्ट्रूमेंट इंश्योरिंग एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। अब ये ब्लैंक डिटर्मिनेशन क्या करता है, हमें हेल्प करता है चेक करने में कि कोई इंप्योरिटी तो प्रेजेंट नहीं है, कोई बैकग्राउंड सिग्नल तो नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें फॉल्स रिजल्ट मिले, रीएजेंट के अंदर तो कुछ हमारा ऐसा प्रेजेंट नहीं है, इंप्योरिटीज वगैरह, सॉल्वेंट हमारे ठीक तरीके से है या नहीं, या मशीन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, इन सब चीजों को चेक करने में मदद मिलती है। सो ये तो था ब्लैंक डिटर्मिनेशन। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है रनिंग अ कंट्रोल्ड डिटर्मिनेशन। सो रनिंग कंट्रोल डिटर्मिनेशन की बात करें, सो रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन में अगर हम बात करें, ओके, सो रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन में हम बात करते हैं, रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन इज लाइक डूइंग अ प्रैक्टिस टेस्ट बिफोर द रियल एग्जाम। वेल ये एक हमारा प्रैक्टिस टेस्ट की तरह होता है कि हम अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उससे पहले हम जो प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं सेम उसी की तरह है। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस वी टेक स्टैंडर्ड सब्सटेंस विद द सेम अमाउंट एज वी टेक द सैंपल कंपाउंड एंड अप्लाई द सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास मान के चलिए एक टेस्ट सैंपल है, इसके अंदर सैंपल पड़ा हुआ है जिसको हमें टेस्ट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास इस टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर NaOH प्रेजेंट है और मुझे ये बताना है कि इसके अंदर कितना NaOH प्रेजेंट है, कितना वो प्योर है इसके अंदर, या क्या उसकी क्वालिटी है, मुझे इसको बारे में बताना है। सो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो है मैंने NaOH लिखा है। अब मेरे पास क्या है, एक दूसरा बीकर है, मैंने दूसरे बीकर में क्या करा, NaOH ले लिया। NaOH मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड लिया है। स्टैंडर्ड मतलब मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है कि इतना मोलर सॉल्यूशन है, इतना परसेंटेज सॉल्यूशन है एंड इतने वॉल्यूम इसका प्रेजेंट है इसके अंदर, तो मुझे इसके बारे में सारी चीजें पता है। ये टेस्ट वाला है एंड ये स्टैंडर्ड वाला है। मेरे पास टेस्ट वाला सॉल्यूशन आएगा कि कोई मेरे को पर्सन बोलेगा कि ये आपके पास सैंपल है NaOH का, उसमें आपको चेक करके बताना है कि कितना NaOH प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूंगा, उसी NaOH का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगा। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो प्रिपेयर करूंगा उसको सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में परफॉर्म करके देखूंगा। मैं क्या करूंगा, एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस लूंगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे NaOH का स्टैंडर्ड लिया, उतने ही अमाउंट में जितना मेरा ये है, फॉर एग्जांपल ये अगर 50 ml है तो मैं इसका भी 50 ml सॉल्यूशन बनाऊंगा और सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को उसके ऊपर अप्लाई करूंगा। अब इससे क्या होगा कि मुझे एग्जैक्ट पता लगेगा कि इतना अमाउंट अगर प्रेजेंट है तो मेरे पास ये रीडिंग आ रही है, जिससे मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी मशीन जो है, मेरा जो इक्विपमेंट जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, मेरा जो मेथड है वो सही तरीके से काम करता है या नहीं,
और ये सब चीज़ें मैं चेक कर सकता हूँ, जिससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि एरर कहाँ पर आ रही है और उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ। सो ये हो गया हमारा रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट मेथड की बात करें, यूज ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। वेल, ये इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस जो है, इसमें हम क्या करते हैं, सेम सैंपल को, इन दिस वी एनालाइज द सेम सैंपल बाय टू और मोर डिफरेंट मेथड। सेम सैंपल को हम क्या करते हैं, दो या उससे ज्यादा अलग अलग मेथड से हम टेस्ट करके देखते हैं। मेरे पास एक सैंपल है बीकर के अंदर, मैं इसको जो है फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन से भी चेक करूंगा कि इसके अंदर कितना मेरे पास जो है अमाउंट प्रेजेंट है। मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी टेस्ट करूंगा कि इसके अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है, और दोनों टेस्ट का जो है रिजल्ट कंपेयर करूंगा, जिससे मेरे को आइडिया लग जाएगा कि भाई दोनों के रिजल्ट जो है मुझे सही वैल्यू दे रहे हैं। और अगर कहीं पे वैल्यू मिसमैच होती है तो मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन सा मेथड या कौन सा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो सही रीडिंग नहीं दे रहा है। तो इंडिपेंडेंट मेथड में क्या करते हैं, हम दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करते हैं सेम सैंपल के अंदर, और हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं उन दोनों का रिजल्ट, जिससे हमें एरर का पता लगता है और उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सो द रिजल्ट ऑफ टू डिफरेंट मेथड आर कंपेयर टू फाइंड द एरर्स। ठीक है, ये तो हो गया यूज ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट मूव करते हैं रनिंग अ पैरेलल डिटर्मिनेशन। वेल, पैरेलल डिटर्मिनेशन के अंदर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम एक ही टेस्ट को कई बार परफॉर्म करके देखते हैं और सभी का रिजल्ट कंपेयर करते हैं कि सभी रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर कहीं पे रिजल्ट अल्टर हो रहे हैं, वेरिएशन आ रही है, तो कितना आ रही है और किस वजह से वो वेरिएशन आ रही है उसको भी चेक करते हैं। अगर ज़्यादा वेरिएशन है तो कहीं ना कहीं एरर हो सकता है और उसको फिर हम फाइंड आउट करते हैं। So running a parallel determination means performing the same experiment or measurement multiple times. So जो पैरेलल डिटर्मिनेशन है उसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं सेम एक्सपेरिमेंट को या मेजरमेंट को मल्टीपल टाइम, कई बार इसको परफॉर्म करके देखेंगे। इसमें हमें क्या मिलता है, इट हेल्प इन इंश्योर्स द एक्सपेरिमेंट्स एक्यूरेसी एंड स्पॉटिंग एरर। ये एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी हमें बताता है और एरर को स्पॉट करने में भी मदद करता है। एक तो हमें ये पता लग जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्यूरेट रिजल्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेम रिजल्ट आ रहा है बार बार, मतलब वो एक्यूरेसी शो कर रहा है, सही रिजल्ट भी शो कर रहा है, तो एक्यूरेसी शो कर रहा है। प्रीसीजन भी पता लगता है और हमें एक्यूरेसी भी पता लगती है। ऑल्सो अगर कहीं पे हमारे एक्यूरेसी वेरिएट होती है, चेंज होती है, तो वहां पे एरर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इससे हम एरर को स्पॉट कर सकते हैं और उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्टैंडर्ड एडिशन। सो स्टैंडर्ड एडिशन की बात करें तो पहले मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे पास यहाँ पर एक बीकर है। बीकर के अंदर जो है, आई थिंक आपको यहाँ पर अगर विजिबली होने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको मूव कर देता हूँ। ओके, आई थिंक अब आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। सो यहाँ पर जो है मेरे पास क्या है, एक बीकर है। बीकर के अंदर जो है मेरे पास टेस्ट सैंपल प्रेजेंट है। मेरे को कोई पर्सन आके बोलता है कि आप इस बीकर के अंदर चेक करके बताइए कि ये NaOH कितना प्रेजेंट है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक NaOH का सॉल्यूशन है। अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ NaOH होगा और मेरे पास यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा। आप इसमें इमेजिन करिए कि यहाँ पर NaOH है, थोड़ा सा लिखने में मेरे को यहाँ पर इशू रहता है इससे। सो मेरे पास यहाँ पर NaOH का जो है सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सो इस बीकर के अंदर NaOH है एंड वाटर प्रेजेंट है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दो चीजें प्रेजेंट है, हो सकता है कि इसके अंदर और भी कुछ चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि सैंपल प्रोडक्ट के अंदर या सैंपल के अंदर जो भी हमारे पास पर्टिकुलर सब्सटेंस है NaOH, उसके अलावा और भी कुछ चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारे सैंपल मिक्सचर के अंदर इंटरफेरेंस कॉज करती हैं। तो समटाइम्स द अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सैंपल, जो दूसरी चीजें हैं सैंपल के अंदर, वो क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं एक्यूरेट मेजरमेंट में। हमारे पास NaOH के अलावा जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी इसके अंदर, वो क्या कर सकती हैं, रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती हैं, वहां पर अपनी इंटरफेरेंस शो कर सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दिस वी टेक टू सॉल्यूशन, वन कंटेनिंग द सैंपल अलोन एंड अनदर कंटेनिंग द नोन क्वांटिटी ऑफ सैंपल प्लस सैंपल एंड एनालाइज देम इन द सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन लेते हैं। दो सॉल्यूशन किस में रहेंगे, एक तो होगा सैंपल का। हमारे पास जो सैंपल आया टेस्ट करने के लिए, हमने क्या करा, उस सैंपल को लिया, ठीक है, सैंपल। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा जो सॉल्यूशन रहेगा नॉन क्वांटिटी ऑफ टारगेट कंपाउंड। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और सॉल्यूशन बनाता हूं, इसमें क्या रहेगा मेरे पास, सैंपल प्लस स्टैंडर्ड, ठीक है, S प्लस S मतलब स्टैंडर्ड प्लस सैंपल। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो देखो सैंपल रहेगा जिसमें मुझे NaOH को टेस्ट करना है, एंड इसमें क्या रहेगा, सैंपल भी रहेगा जिसके अंदर मैं NaOH को टेस्ट करूंगा। ऑल्सो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH इसमें और ऐड कर दूंगा। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मेरे पास एक टेस्ट सैंपल आया, बीकर के अंदर बोला गया कि भाई चेक करके बताओ इसके अंदर NaOH कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर NaOH के अलावा और भी कुछ चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है, वो इंटरफेयर कर रही है रिजल्ट के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर सैंपल है, सैंपल के अंदर मुझे NaOH टेस्ट करना है कि NaOH कितना प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक दूसरा बीकर लिया, उसके अंदर भी मैंने क्या करा, सैंपल डाल दिया, ठीक है, जिसके अंदर मुझे NaOH टेस्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे टेस्ट किसके लिए करना है, NaOH के लिए करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना।
मेरे को क्या चेक करना है कि मेरे सैंपल के अंदर NaOH कितना है। यहाँ पर मैंने 2 बीकर लिए, एक में सिर्फ सैंपल डाला, एक दूसरे बीकर में मैंने क्या करा, सैंपल डाल दिया। प्लस मुझे टेस्ट क्या किसके लिए करना है, NaOH के लिए करना है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले बीकर में NaOH का कुछ नॉन कॉन्सेंट्रेशन या नॉन क्वांटिटी डालूंगा। गिनकर मैं इसमें डाल दूंगा कि हाँ भाई 1%, 2% या 1 मोलर का सॉल्यूशन कुछ इसमें डाल दूंगा, गिन के डालूंगा। जिससे क्या रहेगा, मेरे पास यहाँ पे सैंपल भी है और यहाँ पर नॉन क्वांटिटी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी मेरे पास उसी टारगेट कंपाउंड का प्रेजेंट है। ध्यान से समझना, रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी कंडीशन जहां पर सैंपल के अंदर टारगेट कंपाउंड के अलावा, NaOH के अलावा, जब और भी कई सारे चीजें वहां पर प्रेजेंट होती हैं और जब उनको टेस्ट करते हैं वहां पर रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन को हम अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 2 टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं। एक जो है सैंपल वाला होता है जिसके अंदर मैंने कुछ चेंज नहीं करा है। दूसरे में क्या करते हैं, दूसरा बीकर लेते हैं, उसके अंदर स्टैंडर्ड ऐड कर और टेस्ट वाला सैंपल जो है ऐड करा मैंने। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ 10 ml मैंने लिया है सैंपल वाला, तो यहाँ पर भी 10 ml सैंपल ऐड करूंगा। अब मुझे टेस्ट किसके लिए करना है, NaOH के लिए। तो मैं NaOH की एक नॉन क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर नॉन क्वांटिटी ऑफ टारगेट कंपाउंड, किसको टेस्ट करना है, टारगेट कंपाउंड कौन सा है, NaOH। तो NaOH की एक नॉन क्वांटिटी को ऐड करता हूँ जिसको मैं स्टैंडर्ड बोलता हूँ, प्लस में सैंपल प्रोडक्ट को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सैंपल भी है, यहाँ पर स्टैंडर्ड भी है NaOH का, और यहाँ पे सिर्फ सैंपल है। अब मैं दोनों को सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन देता हूँ और टेस्ट करता हूँ कि भाई क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है। देन दोनों को कंपेयर करता हूँ, द रिजल्ट ऑफ द सैंपल एंड सैंपल प्लस स्टैंडर्ड इज कंपेयर। दोनों को कंपेयर करता हूँ और चेक करता हूँ कि भाई कहाँ पर एरर आ रही है, कहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रही थी, किस वजह से हो रही थी, उसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं। सो ये तो था मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, जिसमें जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बारे में जो है डिस्कशन करा कि कौन कौन से मेथड जो है हमारे एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसमें हमने अलग अलग मेथड्स डिस्कस करे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर कोई आपकी डाउट या क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।